नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल साहित्य भूमि पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रीतिकाल। हिंदी साहित्य के इतिहास को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग कालखंडों में बांटा है, लेकिन हम मुख्य रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को पढ़ते हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है: आदिकाल, मध्यकाल या भक्तिकाल, और इसी मध्यकाल को एक और भाग में पूर्व मध्यकाल जिसे हम भक्तिकाल कहते हैं और उत्तर मध्यकाल जिसे हम रीतिकाल कहते हैं बांटा है, और अंत में आधुनिक काल। रीतिकाल का छोटा सा परिचय हम यहाँ पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य में उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा गया है, जिसकी समय सीमा संवत 1700 से 1900 विक्रम तक स्वीकार किया गया है। रीतिकाल की समय सीमा है संवत 1700 से 1900 विक्रम तक। रीति का अर्थ होता है विधि, प्रणाली या पद्धति। रीति से आशय हिंदी साहित्य के उस काल से है जिसमें निर्दिष्ट काव्य रीति या प्रणाली के अंतर्गत रचना करना प्रधान साहित्य प्रवृत्ति बन गई थी। रीति, कवित्व रीति एवं सुकवि रीति शब्दों का प्रचलन इस काल में हो गया था। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हीं को ध्यान में रखते हुए इस काल को रीतिकाल कहा है। रीतिकाल में जो काव्य रचनाएं हो रही थी उनमें व्याकरण का, अलंकार का, कविता को सुंदर बनाने के लिए जितनी भी रीतियों का उपयोग होता है उन सभी का प्रयोग होता था। इसलिए इस काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा है। संस्कृत के लक्षण ग्रंथों का अनुसरण करके हिंदी में भी रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, रीति, गुण दोष, ध्वनि, वक्रोक्ति आदि का वर्णन किया गया। इसे ही रीतिकाल कहा गया। अर्थात रीतिकाल किसे कहा गया? संस्कृत के लक्षण ग्रंथों का अनुसरण करके हिंदी में रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, रीति, गुण दोष, ध्वनि, वक्रोक्ति आदि का वर्णन जिन कविताओं में किया गया उस काल को रीतिकाल कहा गया। रीतिकालीन काव्यों को 3 धाराओं में बांटा गया है, जिसमें प्रथम है रीतिबद्ध धारा, दूसरी है रीति सिद्ध धारा और तीसरी है रीति मुक्त धारा। रीतिकाल के नामकरण अलग अलग विद्वानों ने हर काल के अलग अलग नाम दिए हैं। तो इनमें हम देखते हैं कि रीतिकाल को किन किन विद्वानों ने किन किन नामों से पुकारा है। सर्वप्रथम मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है, क्योंकि इस काल में अलंकार जो है कविता का प्रधान गुण था, इसलिए इस काल को अलंकृत काल कहा गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को रीतिकाल कहा गया, क्योंकि एक नियम से कविताएं लिखी जा रही थी, इसलिए। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा है, क्योंकि इस समय की कविताओं में स्त्री श्रृंगारिकता का वर्णन प्रमुख था, प्रकृति श्रृंगार का वर्णन प्रमुख था, इसलिए इस काल में अलंकार से सुशोभित, रस से सुशोभित कविताएं लिखी जा रही थी, इसलिए पंडित विश्वनाथ प्रसाद ने इस काल को श्रृंगार काल कहा है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल इस काल को कला काल कहते हैं। यह कला काल है। कालक्रम अनुसार रीतिकाल के प्रथम कवि केशवदास है। यद्यपि केशव हिंदी के प्रथम आचार्य है, किंतु रीति ग्रंथों की विरल परंपरा चिंतामणि से चली है। रीतिकाल के प्रथम कवि को लेकर अनेक विद्वानों में मतभेद है। कई विद्वान रीतिकाल के प्रवर्तक केशवदास को मानते हो और कई चिंतामणि को, लेकिन प्रमुख रूप से मान्य चिंतामणि है, क्योंकि केशवदास ने जो रचनाएं की है वह संस्कृत की देखा देखी रचनाएं थी और चिंतामणि ने स्वयं से रचनाएं की है, इसीलिए चिंतामणि को मुख्य प्रवर्तक माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। अपने मत में शुक्ल जी ने कहा है, मतलब यह कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि त्रिपाठी को क्यों रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं, इसके मत में उन्होंने अपने कथन कहे हैं। इसमें संदेह नहीं कि रीति काव्य का सम्यक समावेश पहले पहल आचार्य केशव ने ही किया।
पर केशव के 50 वर्षों के पश्चात रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, और वह भी एक भिन्न दर्शन के साथ। अतः रीतिकाल का आरंभ चिंतामणि त्रिपाठी से मानना चाहिए। रीतिकाल के उदय पर शुक्ल जी का मत है, अपने आश्रयदाताओं की रुचि के कारण रीतिकालीन साहित्य का उदय हुआ। रीतिकाल के जो कवि थे वह अपने आश्रयदाताओं को खुश करने के लिए उनकी प्रशंसा में काव्य रचनाएं करते थे, उनके आश्रित रहने के लिए, उनसे धन प्राप्त करने के लिए उनकी वीरता का, उनकी सुंदरता का प्रशंसा अपनी कविताओं के माध्यम से करते हैं। इसीलिए इस काल को रीतिकालीन काव्य कहा गया है। रीतिकाल के 3 प्रकार है, रीतिबद्ध धारा, रीतिसिद्ध धारा और रीतिमुक्त धारा। इसमें अलग अलग कवि जो हैं अलग अलग धाराओं से रहे। रीतिबद्ध धारा अर्थात रीतिबद्ध धारा के कवियों ने अलंकार, नायिका भेद आदि के लक्षण बताकर उनके उदाहरण स्वरूप काव्य रचे। अर्थात रीतिबद्ध धारा वह है जिसमें संस्कृत के काव्य लक्षणों का प्रयोग करके जिन कवियों ने अपनी रचनाएं रची वह कवि रीतिबद्ध धारा में आते हैं। इनमें प्रमुख है केशवदास, पद्माकर, मतीराम और भूषण। यह प्रमुख कवि हैं रीतिबद्ध धारा के। दूसरा है रीति सिद्ध धारा। रीति सिद्ध धारा के कवि लक्षण उदाहरण की पद्धति तो नहीं अपनाते, किंतु रचना करते समय लक्षणों का ध्यान अवश्य रखते हैं। कहने का तात्पर्य है कि यह पूरी तरह से संस्कृत के लक्षण ग्रंथों का नियम नहीं मानते, लेकिन किंतु उसका ध्यान अवश्य थोड़ी बहुत अपनी कविताओं में रखते थे। रीति सिद्ध धारा के प्रमुख कवि हैं बिहारी, और इनकी एक ही रचना है बिहारी सतसई जो बहुत प्रसिद्ध है। तीसरे हैं रीति मुक्त धारा। रीति मुक्त धारा के कवि लक्षण उदाहरण की ना तो पद्धति अपनाते थे ना ही लक्षणों का ध्यान रखते थे। यह प्रेम के, विशेषतः विरह के उन्मत्त गायक थे। रीति मुक्त धारा में वही कवि आते हैं जिन्होंने रीति काल के जो नियम चले आ रहे थे लक्षण ग्रंथों, संस्कृत के लक्षण ग्रंथों का उपयोग करके जो रचनाएं कर रहे थे उनसे अलग इन्होंने अपनी रचनाएं की, मुक्त छंद में अपनी रचनाएं की, इसलिए इनको रीति मुक्त धारा के कवि कहा गया है। इसमें प्रमुख है घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर आदि। अब रीतिकाल का साहित्य में क्या योगदान रहा इसके बारे में चर्चा करते हैं। रीतिकाल का समय मुगलों के वैभव, पराभव अथवा पतन और अंग्रेजों का उदय का काल है। रीतिकाल का आरंभ जब होता है उस समय मुगल के वैभव चरम सीमा पर थी, फिर उनका पतन भी हुआ, फिर अंग्रेजों का आगमन जब हुआ तब तक रीतिकाल ही रहा। उसके बाद अंग्रेजों के आगमन के बाद हम देखते हैं कि भारतेंदु युग आ जाता है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इस समय आर्थिक दृष्टि से समाज में स्पष्ट रूप से 2 श्रेणियां हो गई। एक तो उत्पादक वर्ग जिसमें प्रधान रूप से किसान और किसानी से संबंधित रखने वाली जातियां बढ़ई, लोहार, कहार, जुलाहा इत्यादि थी, और दूसरा वर्ग उपभोक्ता, राजा, रईस, नवाब या भोक्तृत्व का सहायक था। इस समय में समाज 2 वर्गों में बढ़ गया, एक उत्पादनकर्ता और एक भोक्ता। रीतिकाल की प्रमुख काव्य भाषा ब्रज है। इस काल की कविता प्रधान श्रृंगार रस है, प्रधानता श्रृंगार रस। रीतिकाल में मुख्य रूप से काव्य भाषा में जिस भाषा का प्रयोग हुआ वह है ब्रज, और श्रृंगार प्रधान रचनाएं लिखी गई। इसीलिए पंडित विश्वनाथ प्रसाद ने इस काल को श्रृंगार काल कहा है। रीतिकालीन काव्य में अलंकारों की प्रधानता है, केशवदास की पंक्तियों से स्पष्ट है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुब्रन सरस सुब्रीत, भूषण बिनु न विराजई, कविता बनिता मीत। इसी प्रकार रीतिकालीन काव्य का मुख्य विषय श्रृंगारिकता ही रहा, किंतु बिहारी ने श्रृंगार के साथ साथ नीति तथा भक्ति संबंधी दोहे भी लिखे। इनमें है नहीं परागु नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली ही सौबंध्यो, आगे कौन हवाल। बिहारी जी जो है यह कविता अपने राजा को समझाने के लिए लिखते हैं कि वह जब वैभव विलास में डूब जाते हैं, अपनी पत्नी के मोह में फंसकर
तब वह यह कविता लिखते हैं कि नहीं परागु नहीं मधुर मधु नहीं विकास वही काल, अली कली ही सौ बंध्यो आगे कौन हवाल। रीतिकालीन अधिकतर कवि राजर्षय में रहते थे, अतः इन कवियों की संपूर्ण अंतःचेतना सुरा सुंदरी और सुराही तक ही सीमित रह गई। अर्थात रीतिकाल में राष्ट्रीय चेतना से परिपूर्ण कविताएं नहीं लिखी गई, यह सिर्फ श्रृंगारिकता तक ही केंद्रित रही। इनमें एक भूषण ही हैं जो राष्ट्र से प्रेरित कुछ कविताएं लिखते हैं। विलासिता की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण नारी को संपत्ति माने जाने लगा था। रीतिकालीन कवियों ने नारी को कामुकता की भावना से चित्रित किया है। महाकवि देव की पंक्तियां से यह परिलक्षित होता है। कौन गने पुरबन नगर कामनी एक रीति, देखत हरै विवेक को चित्त हरै करी प्रीति। मतलब इस समय नारी जो थी वह केवल वासना की वस्तु बन गई थी। रीतिकाल में भक्ति में धार्मिकता और लोकोन्मुखता का आवेश कम होने लगा था। कवियों ने राधा कृष्ण का नाम लेकर आश्रयदाताओं के श्रृंगार लीला का वर्णन आरंभ कर दिया। भक्ति में भी श्रृंगार का पूर्णतः समावेश करके इन्होंने विलासिता की दृष्टि से ही भक्ति काव्य रचे, जिन्हें हम मुख्यतः भक्ति काव्य तो नहीं कह सकते, वह एक विलासित काव्य या श्रृंगार काव्य ही रहा। आगे के सुकवि रीझ हैं तो कविताई, नहीं तो राधा कन्हई को सुमरन को बहानो है। तब राधा कृष्ण का सुमरन उनके आश्रयदाताओं की प्रशंसा करने के लिए ही किया जाता था। विलासी शासकों, सामंतों, अधिकारियों और मनसबदारों का बोलबाला था, अतः रीतिकाल में जनसाधारण के नैतिक मूल्यों का ह्रास हो चुका था। अर्थात पूरी तरह से जो समाज था वह एक विलासित प्रवृत्ति में बंध गया था, उसमें मानवीय मूल्यों का कोई स्थान नहीं था। डॉक्टर भागीरथी मिश्र के अनुसार औसत साहित्यिक चेतना इस युग की अन्य युगों से कहीं अधिक प्रबुद्ध थी। जनसाधारणों के घरों में काव्य के ग्रंथों की प्रतिलिपियां मिल सकती थी। मुद्रण यंत्रों का विकास न होने पर भी अधिकांश निजी अथवा राजपुस्तकालयों में सुरक्षित रही। यह इस युग की कला एवं साहित्य प्रियता का प्रमाण है। अतः अनेक दृष्टियों से इस युग के काव्य की अपनी महत्ता व विशेषता है। अनेक प्रतिलिपियां इस काल में मिलती हैं, अर्थात कवियों की लिखित जो प्रतिलिपियां हैं वह इस काल में साहित्य के प्रति एक चेतना इस काल में जागृत होती है, जो पिछले युगों आदिकाल भक्ति काल में हमें देखने को नहीं मिलती, जो इस काल की एक बहुत बड़ा गुण है कि इस काल में साहित्य को सहेजने का प्रयास हुआ था। तो यह रीतिकाल का संक्षिप्त में एक संक्षिप्त सारांश में इसका वर्णन रीतिकाल क्या है।